वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। साइंस पोर्शन में आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, और वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रो एमसीक्यूज फॉर जेकेएसएसबी जेकेपीएससी एग्जाम्स के लिए। इन सब एग्जाम्स में ये कॉमन टॉपिक है, और इस ये जो टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्लास के एंड तक बने रहें, हर एक एमसीक्यू जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे टॉपिक जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने थ्योरेटिकली आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को समझाया हुआ है। तो वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी देखो, हमारे पास दिया है वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि बहुत सारी सोर्स हैं एनर्जीज के। इसमें हमारे पास जो मेन सोर्स है वो दो हैं, दो मेन सोर्स है। नंबर वन है हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड नंबर टू है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो ये हमारे पास मेन टाइप्स कितनी है वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जीज नहीं पढ़नी है, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जीज आपको पढ़नी है। टाइप्स ऑफ एनर्जी आपके पास बहुत सारी टाइप्स है। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, जियोमास एनर्जी है। बहुत सारी एनर्जीज आपके पास अवेलेबल है, लेकिन टाइप्स ऑफ एनर्जीज नहीं पढ़नी है आपने। आपने अभी फिलहाल का पढ़ना है वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। और वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास दो किस्म की होती है। नंबर वन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और नंबर टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। किसको डिस्कस करेंगे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये क्या होती है? देखो, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मौजूद होती है लिमिटेड सोर्स में, जो लिमिटेड इन नेचर होती है, लिमिटेड इन नेचर होती है। अगर ये लिमिटेड मतलब क्या कि ह्यूमन के यूज करने से अगर हम इसको सस्टेनेबल यूज नहीं करेंगे, अगर हम अनलिमिटेड यूज करेंगे इस चीज को, तो ये जो है आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी और ये दोबारा नहीं बनेगी। ये दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लेती है। कितने ईयर लेती है? मिलियंस ऑफ ईयर लेती है ये एनर्जी दोबारा बनने में। और ये जो है खत्म होने वाली चीज है अगर हम इसका यूज जो है वो अनलिमिटेड करेंगे। इसीलिए ये जो है लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम होता है नॉन रिन्यूएबल। क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि ये दोबारा दोबारा नहीं बनती है। जब बनती है तो मिलियन ऑफ ईयर लेती है बनने में। तो इसी को बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये लिमिटेड इन स्टॉक होती है, ये खत्म हो जाती है ह्यूमन बीइंग के एक्सेस यूज करने से। यही आज का हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरियस एमसीक्यूज ऑन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर वन जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सी हमारे पास जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? चलिए बताइए, कमेंट्स में बताइए। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, कोल एनर्जी है, या टाइडल एनर्जी है? तो चलिए कमेंट में बताइए कि हमारे पास कौन सी एनर्जी जो है वो कन्वेंशनल है, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल है, जो लिमिटेड इन स्टॉक है। तो लिमिटेड सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है। सोलर एनर्जी क्या है? अनलिमिटेड है, तो मतलब ये रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी अनलिमिटेड है। कोल, यस, ये राइट आंसर हमारे पास सी है। यही हमारे पास लिमिटेड इन स्टॉक होती है। कोल हमारे पास लिमिटेड इन स्टॉक है। आने वाले वक्त में कोल जो है वो खत्म होने वाला है। और टाइडल एनर्जी हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्स वो सोर्स होता है जो खत्म नहीं होता है और दोबारा से बनता है, मतलब अनलिमिटेड होता है। ये दोबारा दोबारा बनता रहता है। देखो, पेट्रोल है क्या? डीजल है क्या? विंड है क्या? या फिर कोल है? देखो, पेट्रोल जो है ये फॉसल फ्यूल है, डीजल है फॉसल फ्यूल है, कोल जो है ये फॉसल फ्यूल है। और फॉसल फ्यूल, ये तीनों फॉसल फ्यूल है। तो फॉसल फ्यूल क्या होता है?
फॉसल फ्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसा फ्यूल होता है जो मिलियन ऑफ ईयर लेता है बनने में। ये डेड मटेरियल होता है किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का, जो अर्थ के नीचे जो है वो दब जाता है। अर्थ के नीचे दबने पे अर्थ का प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से और कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ये कंप्रेस हो जाता है। वो जो रेजिड्यू होता है प्लांट्स और एनिमल का, वो कंप्रेस होके जो है फ्यूल में चेंज हो जाता है, और उसी फ्यूल को बोला जाता है क्या? पेट्रोल, डीजल और कोल। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिन्यूएबल है ये विंड है। विंड हमारे पास रिन्यूएबल है, और ये बाकी तीनों की तीनों नॉन रिन्यूएबल है। होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, बायो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो बायो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें रॉक से मिलती है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है, या फिर यूरेनियम से मिलती है। चलिए बताइए शाबाश, किससे मिलती है? बायोमास जो है वो किससे मिलता है? तो देखो प्लांट और एनिमल्स वेस्ट से बायोमास को बनाया जाता है, और बायोमास एनर्जी हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जो भी लकड़ी है, गोबर है या क्राफ्ट वेस्ट है, ये वो जो है हम किसी खड्डे में जो है दबा देते हैं, और ये जो खड्डे में है दबाने से ऊपर से इसका कैप जो है बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या? यहाँ पे रखना है आपको याद एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो है, ये जो डेड मटेरियल होता है प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा का, ये जो है डेड मटेरियल क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है बायोमास में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो मटेरियल प्लांट्स और एनिमल का कन्वर्ट हो जाए किस में? बायोमास में, उसी को बोला जाता है बायोमास एनर्जी। तो ये हमें क्या देता है? बायोमास एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। कौन सा? वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। बाकी पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम आपको पता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ द ओशन। तो वहां से मिल जाता है हमें पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। देखो बायोगैस जो होती है, जो ये खड्डा था, खड्डे में जो बायोगैस बनी थी, इसका मेन मटेरियल क्या होता है? तो मेन मटेरियल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, मीथेन है, या फिर हाइड्रोजन है। तो बायोगैस का मेन मटेरियल होता है मीथेन। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, और ये जो है वो तेजी से जलती है, और ये प्रोवाइड करती है एनर्जी। क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। मीथेन जलने वाली गैस होती है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बस आपको सिंपल ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी चीज जो है वो विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? क्या सोलर सेल, क्या विंड टरबाइन, क्या बैटरी, या फिर इंजन? तो देखो आपने देखा होगा ऐसे पोल लगे होते हैं, उन पे जो है टरबाइन लगे होते हैं, तो ये विंड जो है उस टरबाइन को घुमाती है, और ये विंड जो है कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए जो है विंड टरबाइन जो है कन्वर्ट करते हैं विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए नेक्स्ट, द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज। देखो ये जो क्लोरिफिक वैल्यू होता है, व्हाट इज क्लोरिफिक वैल्यू? तो क्लोरिफिक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इसको। तो क्लोरिफिक वैल्यू क्या होती है? क्लोरिफिक वैल्यू का मतलब होता है कि 1 kg फ्यूल जलने पर कितनी एनर्जी मिलती है। 1 kg फ्यूल को आप जलाएंगे, और इससे लेकिन पूरा कंबशन होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन, याद रखना कंप्लीट कंबशन होना चाहिए उस फ्यूल का, और जो एनर्जी हमें उस 1 kg फ्यूल के जलने से मिलती है उसी को बोला जाता है क्लोरिफिक। क्लोरिफिक वैल्यू है इस फ्यूल की, उसी से निकलती है हमारे पास क्लोरिफिक वैल्यू। मतलब टोटल हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, उसी को बोला जाता है क्लोरिफिक वैल्यू। जितनी ज्यादा हीट मिलेगी उतना पावरफुल फ्यूल होगा। होप ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। राइट आंसर बिल्कुल यही है। चलिए नेक्स्ट, फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। फॉसल फ्यूल जो है वो किससे बनते हैं? वाटर से बनते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं, एयर से बनते हैं, या फिर सनलाइट से बनते हैं। देखो फॉसल फ्यूल होता है ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता है अंडर द कंप्रेशन टेम्परेचर एंड हीट ऑफ द अर्थ आफ्टर टेकिंग मिलियंस ऑफ ईयर। कितना लेते हैं ये? मिलियंस ऑफ ईयर लेता है बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है बनने में ये फॉसल फ्यूल। तो ये होता है डेड मटेरियल किसका? प्लांट्स एंड
एनिमल का। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट्स में बताइए आपको समझ कैसे आ रही है और आपको नेक्स्ट क्लास जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर आपको बताना है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ बायोमास फ्यूल इज। देखो बायोमास फ्यूल का इम्प्रूव्ड फॉर्म क्या होता है? पेट्रोल होता है, चारकोल होता है, डीजल होता है या फिर केरोसिन होता है। चलिए बताइए क्या हो सकता है? तो देखो बायोमास का इम्प्रूव्ड, बायोमास में क्या निकलता है? कोल निकलता है। क्या निकलता है? कोल निकलता है। और कोल के कंपोनेंट से चार कोल, क्या कंपोनेंट से? चार कोल। तो बी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ये कंपोनेंट है किसके? पेट्रोलियम के। आपको याद रखना है ये किसके कंपोनेंट है? पेट्रोलियम के। और ये पेट्रोलियम से हम अलग करते हैं। जब पेट्रोलियम से इन चीजों को अलग अलग किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज द प्रोसेस इन विच द constituent of petroleum is separated from petroleum. Next, which of the following has highest calorific value? देखो हाईएस्ट calorific value किसकी होती है? चलिए बताइए। वुड की होती है या फिर कोल की होती है, बायोगैस की होती है या फिर हाइड्रोजन की होती है? देखो कंप्लीट कंबशन किसका होता है? जिसका कंप्लीट कंबशन होता है उसी की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है क्योंकि ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है हाईएस्ट रहती है। नेक्स्ट, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग फॉर बर्निंग फॉसल फ्यूल? जब फॉसल फ्यूल जलता है तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो ग्लोबल वार्मिंग करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? देखो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जब फॉसल फ्यूल जो है बर्न होते हैं, बर्न होने पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है। और रिलीज होने पे ग्लोबल वार्मिंग क्यों करती है? ये देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और एटमॉस्फेयर के फैलने से ये हीट को ट्रैप कर देती है। क्या करती है? हीट को ट्रैप कर देती है। हीट को ट्रैप करने का मतलब क्या है? जो नीचे वाली हीट है वो नीचे ही रहेगी, जो ऊपर वाली है वो ऊपर ही रहेगी। ना ये बाहर निकलने देगी या ना ये अंदर आने देगी। अगर अंदर ठंडा है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ सकती है, अगर अंदर गर्म है तो बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि हीट जो है वो एस्केप एटमॉस्फेयर से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये एक लेयर बना देती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, विंड एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ। देखो विंड एनर्जी की कौन सी फॉर्म है? तो ये केमिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है या फिर साउंड एनर्जी होती है? तो विंड एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। क्यों होती है मैकेनिकल एनर्जी? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? देखो मैकेनिकल एनर्जी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल देखो हवा जो है रुकी भी होती है और चलती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात करती है? पोटेंशियल एनर्जी करती है किसी चीज को जब किसी हाइट पे रखा जाएगा और वो उसका मास होगा और वो जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रूल उस पर अप्लाई हो रहा होगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन। मोशन, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy। यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रखना है, वो होता है 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, where m is mass, g is acceleration due to gravity and h is height। अगर आपको डिटेल क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट कीजिए। वहाँ पे जो है वहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, आप विजिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। देखो बायोगैस जो बनती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? बर्निंग वुड, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, बॉइलिंग वाटर या फिर हीटिंग कोल? तो बायोगैस जो फॉर्म होती है किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है? वो होती है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसमें मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है रिएक्शन के दौरान। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये डिकम्पोज हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ये जो पार्टिकल होते हैं इसमें ये टूट रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ विंड टरबाइन
प्राइमरली डिपेंड ऑन, देखो जो एफिशिएंसी होती है विंड टरबाइन की वो किस पे डिपेंड करती है? या कलर ऑफ द ब्लेड, या नंबर ऑफ पोल्स इन जनरेटर, या क्यूब ऑफ विंड स्पीड, या हाइट ऑफ बिल्डिंग नियर बाय। देखो जो ये एफिशिएंसी ऑफ विंड टरबाइन है ये डिनोट करते हैं हम नीटा से, किससे? नीटा से। और ये नीटा जो एफिशिएंसी होता है ये होता है स्पीड ऑफ विंड के क्यूब के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही है? ये बी, सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखो यहाँ पे अगर स्पीड में हम लेंगे कि स्पीड ऑफ विंड जो है वो 2 है, कितनी है? 2 है, तो एफिशिएंसी उस कंडीशन में क्या होगी? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो n कितना आएगा? 8 आएगा। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 8 होगी, 8 टाइम ज्यादा होगी। मतलब ये क्या, अगर ये डबल हो जाएगा ये 8 टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलिए ये था हमारा एफिशिएंसी पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जो लिमिटेड इन स्टॉक होती है। क्या होती है? लिमिटेड। लिमिटेड इन स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल का मतलब दोबारा दोबारा नहीं बनती और ये मिलियन ऑफ ईयर लेती है दोबारा से एनर्जी प्रोड्यूस होने में। क्या सोलर? नहीं, सोलर तो रिन्यूएबल है। क्या विंड? विंड भी रिन्यूएबल है। कोल गैस, कोल, या फिर बायोमास, बायोमास भी रिन्यूएबल है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कोल। कोल इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच टेक मिलियन ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस अगेन। विंड मिल आर मोस्टली इंस्टॉल्ड इन, विंड मिल कहाँ पे हम बनाते हैं? देखो वो जो विंड मिल है उसको कहाँ इंस्टॉल करते हैं? विंड मिल, जहाँ हवा ज्यादा होगी वहीं विंड मिल लगाएंगे ना। जहाँ हवा ही नहीं होगी तो वहां विंड मिल लगा के क्या करेंगे? क्योंकि टरबाइन घूमेंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। जहाँ ज्यादा एनर्जी वहां जो है टरबाइन ज्यादा घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो बताइए फॉरेस्ट में लगाएंगे, कोस्टल एरियाज में, अंडरग्राउंड में, या माउंटेन केव्स में? केव्स में क्यों लगाएं भाई? अंडरग्राउंड में क्यों लगाएं? कोस्टल जंगल जंगल में क्यों लगाएं? तो कोस्टल एरियाज में लगाएंगे क्योंकि कोस्टल एरियाज में हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ये आपको याद रखना है। तो कोस्टल एरिया जो है समुद्री इलाके में हवाएं तेज चलती है, इसीलिए वहां पे विंड मिल को लगाया जाता है। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखाइए ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन के बेस पे आपके लिए कंटिन्यू हम क्लासेस बनाते रहेंगे। लैब अटेंडेंट का हम एक दिन मैराथन लेंगे और एक ही दिन में पूरी साइंस को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है द स्लरी लेफ्ट आफ्टर बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड एज, देखो जो वेस्ट मटेरियल बायोगैस के प्रोडक्शन के बाद पीछे रहता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? क्या फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर होता है, प्लास्टिक होता है, या फिर ऑयल के लिए यूज होता है? जब बायोगैस बन गई और जो वो मटेरियल उसमें फिर से मौजूद रहता है, डिकम्पोज हुआ हुआ मटेरियल जो उसमें होता है वो किस लिए यूज होता है? वो होता है फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल होता है। वो नेचुरल तरीका है फर्टिलाइजर बनाने का। चलिए नेक्स्ट, इसको नेचुरल को दूसरा वर्ड भी बोलते हैं ऑर्गेनिक तरीका। क्या वर्ड? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच एनर्जी काज मैक्सिमम एयर पोल्यूशन, इसमें से कौन सी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है? तो विंड, विंड एयर पोल्यूशन नहीं बनाती है। सोलर एनर्जी नहीं करती है भी। कोल, यस, कोल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट काजेज मैक्सिमम एयर पोल्यूशन, क्योंकि कोल से रिलीज होता है CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये दोनों चीजें जो है इससे रिलीज होती हैं। नेक्स्ट, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड, जो एनर्जी सन से मिलती है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? उस एनर्जी को बोला जाता है सोलर एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो थर्म मतलब होता है हीट। थर्म मतलब क्या होता है? हीट। विंड एनर्जी, विंड से, एयर से, विंड से। जियो थर्मल, जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो अर्थ की हीट मतलब इंटरनल हीट, इंटरनल हीट से जो एनर्जी हमें मिलती है, अर्थ की इंटरनल हीट से जो एनर्जी हमें मिलती है उसी को बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, विंड एनर्जी प्रोडक्शन मेनली डिपेंड्स ऑन, देखो विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है लेकिन ये किस पे डिपेंड करती है? सॉइल टाइप्स पे डिपेंड करती है, विंड स्पीड पे, ह्यूमिडिटी पे, या लैटिट्यूड पे। तो ऑब्वियसली बात है विंड विंड एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? वो मिलेगी विंड की स्पीड से। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। चलिए नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस, पेट्रोलियम को जब रिफाइंड किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? क्या कोल? पेट्रोलियम कोल से नहीं होता। बायोगैस? नहीं। पेट्रोलियम एंड डीजल? यस,
ये दोनों जो हैं पेट्रोल और डीजल ये किसके प्रोडक्ट हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। चलिए पेट्रोलियम के प्रोडक्ट यहाँ पे बताता हूँ। पेट्रोलियम जब रिफाइन कर किया जाता है तो उससे एक तो निकलता है पेट्रोल, दूसरा निकलता है डीजल और थर्ड वन निकलता है केरोसिन केरोसिन और फोर्थ निकलता है पैराफिन वैक्स और फिफ्थ निकलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ बायोमास एनर्जी? बायोमास एनर्जी की मेजर लिमिटेशन क्या है? हाई सल्फर कंटेंट होता है इसमें, लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट होती है, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है। ये भी नहीं होता, ये बायोमास जो है ओजोन डिप्लीशन नहीं करता, रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें नहीं होते, हाई सल्फर कंटेंट भी इसमें नहीं होते। तो यहाँ पे जो बायोमास लिमिटेशन है वो है कि ये लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होती है? इसमें ज्यादा लैंड की जरूरत होती है हमें बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? मोटर, जनरेटर, बैटरी या बल्ब। देखो, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसी को जनरेटर बोला जाता है। जनरेटर आप स्टार्ट करते हैं, वहां पे मैकेनिकल वर्क होता है और मैकेनिकल वर्क होने के बाद आगे वो क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसी को बोला जाता है जनरेटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन बायोमास हेल्प्स टू। अगर हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे तो वो बायोमास में क्या हेल्प करेगा? क्या इंक्रीज स्मोक होगा? टेक्नोलॉजी अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो स्मोक इंक्रीज होगा? क्या नहीं होगा। रिड्यूस एफिशिएंसी, तो रिड्यूस करेगा क्या एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने से? तो वो तो इंक्रीज करेगा उसकी एफिशिएंसी को। रिड्यूस पोल्यूशन या फिर वेस्ट एनर्जी, या फिर एनर्जी को वेस्ट करेगा। भाई एनर्जी को वेस्ट करने के लिए एफिशिएंसी करवाएंगे, इंप्रूव करेंगे क्या हम टेक्नोलॉजी को? तो यहाँ पे एक ही राइट आंसर है, वो है रिड्यूस पोल्यूशन। जब हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे तो उस कंडीशन में बायोमास जो हेल्प करेगा है वो रिड्यूस करेगा पोल्यूशन को। तो बायोमास मतलब उस टाइम पे पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लांट वेस्ट इनटू बायोगैस ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ। देखो, जो प्रोसेस कन्वर्ट करता है प्लांट वेस्ट को किस में? बायोगैस में। उस कंडीशन में किसके एब्सेंस में होता है वो? मैंने आपको बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट? इसमें से किस फ्यूल को क्लीनेस्ट माना जाता है? क्या कोल है, वुड है, हाइड्रोजन है या फिर डीजल है? तो बताइए, चलिए कमेंट्स में बताइए और शेयर कीजिए प्लस सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड तक अगर आपने वीडियो देखी है, ये क्लास ली है, तो आप सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। क्यों है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इसलिए क्लीनेस्ट फ्यूल है क्योंकि ये जो है जलने पे ओनली रिलीज करता है वाटर को। क्या करता है? रिलीज, सिर्फ और सिर्फ वाटर को रिलीज करता है और बाकी का कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। इसीलिए इसको जो है क्लीनेस्ट फ्यूल कहा गया है और इसकी क्लोरीफिक वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट होती है। क्या होती है? क्लोरीफिक वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होती है। तो आज हमने इस क्लास में पढ़ा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल होती है, लिमिटेड इन स्टॉक होती है, मिलियंस ऑफ ईयर लेती है बनने में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। हाँ, एक बात बताना यहाँ भूल गया, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें कंटेक्ट कीजिए 6005585973 पर व्हाट्सएप पे हमें डीएम कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्दी अपलोड करेंगे, उस क्लास को आप कीजिए इंतजार। हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।